श्रोताओं, बड़े हर्ष की बात है कि आज हमारे साथ जो शख्सियत इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं वो हैं श्री लीलाधर मंडलोई जी। आप सभी जानते हैं कि मंडलोई जी आकाशवाणी के पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं, साथ ही ज्ञानपीठ के पूर्व निदेशक रह चुके हैं और एक प्रख्यात कवि हैं जिनका नाम है देश में विदेश में। और इन दोनों तो वो काफ़ी चर्चित हैं अपनी आत्मकथा जब से आँख खुली है के लिए। मंडलोई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया, और सारे श्रोताओं का भी अभिनंदन। आकाशवाणी के स्टूडियो आकर, क्योंकि 90वां वर्ष चल रहा है आकाशवाणी के प्रसारण का, आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर? देखिए, सबसे पहली प्रसन्नता तो इस बात की है कि एक जो लंबी परंपरा प्रसारण की है उसका इतिहास ऑल इंडिया रेडियो से शुरू होता है जी, जो बाद में आकाशवाणी के नाम से हुआ। और आकाशवाणी चूँकि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर रहा है, तो मेरे लिहाज से सबसे बड़ा काम अगर आकाशवाणी का कुछ इस देश में है तो वो ये है कि उसने इस देश को संगीत के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से, और जो आपके यहाँ विशेष श्रोतावर्ग प्रोग्राम होते हैं जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक और किसानों से लेकर जवानों तक जो कार्यक्रम होते हैं, तो आपने इस देश को इंटीग्रेट करने में, एक करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। आज किसी भी कला विधा में चले जाए जी, हिंदुस्तान के, और हिंदुस्तान में रहते हुए जिन्होंने विश्व ख्याति अर्जित की, कोई ऐसा कलाकार अपवाद स्वरूप हो सकता है, वरना सारे लोग किसी न किसी स्तर पर रूप में ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में आए हैं। और अगर वो स्टूडियो में नहीं आए तो हमारे यहाँ जो आउटसाइड ब्रॉडकास्ट होता था तो उनको रिकॉर्ड करके आप लाते थे, तो किसी न किसी भी रूप में उनको एक जगह ऑल इंडिया रेडियो में मिली उनकी कला के लिए। और एक ज़माने में तो सारे लोग अपने घर के सामने तख्तियाँ लगाते थे, रेडियो कलाकार, रेडियो साहित्यकार, आकाशवाणी के साहित्यकार, तो उनका बड़ा सम्मान था। जो आपकी आत्मकथा है जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, तो अगर उससे हम प्रश्न करना चाहें तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपका क्यों मन हुआ आत्मकथा लिखने के लिए? देखिए, ये लगभग सारे लोगों के भीतर बीज रूप में रहता है कि मुझे अपने जीवन के बारे में कुछ कहना चाहिए। कुछ लोग कह पाते हैं, कुछ लोग नहीं कह पाते। और आपका जो व्यक्तिगत जीवन होता है वो जीवन ही आपका सामाजिक जीवन होता है, क्योंकि आप समाज में हैं। बिल्कुल। तो आप अपनी बात नहीं कर रहे होते हैं, आप समाज की बात कर रहे होते हैं। जैसे मैं छिंदवाड़ा ज़िले की जो कोयला खदानें हैं, वेस्टर्न कोल फील्ड है, तो मैं वहाँ से हूँ। कोयला की खदानें हैं, मज़दूर हैं, सतपुड़ा का जंगल है तो आदिवासी हैं। और वो जो सारे मज़दूर थे वो आसपास के प्रदेशों से नौकरी, रोजी रोटी की तलाश में आए थे। तो उस समय मज़दूरों के लिए कोई सुविधाएं नहीं थी, तो हर मज़दूर को 2 दिन 3 दिन का काम मिलता था और बाकी 4 दिन का नहीं मिलता था। तो वो सारे के सारे लोग 2 स्तर पर अपनी रोजी रोटी का इंतज़ाम करते थे। एक तो सतपुड़ा के जंगलों में चले जाते थे, जहाँ फल फूल है, भाजियाँ है, लकड़ियाँ है, मछलियाँ हैं, जंगली शिकार है, उसके ऊपर अपना अगले 3 दिन का वो करते थे। और अगर वैसा नहीं होता था तो जिसको नौकरी लगी 3 दिन की, तो वो फिर उसका ध्यान रखता था जिसके घर में रोटी नहीं होती थी। तो ये जो एक सामाजिक जीवन था, उसके भीतर एक संस्कृति थी जी, वो प्रेम की संस्कृति थी, वो संबंधों की संस्कृति थी। और अब खदान में काम कर रहे हैं तो दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, अस्पताल है नहीं। वो जो सतपुड़ा था वो हमारा अस्पताल था। आयुर्वेद की सारी चीज़ें, जड़ी बूटियाँ, ये वो सब मिलती थी। तो उन्हीं मज़दूरों के बीच में से लोगों ने अपने अनुभव से उन सारी चीज़ों को ढूंढा, उसकी एक परंपरा बनी। तो वो अगर नहीं होता तो लोग जी नहीं पाते। अब किसी का एक्सीडेंट हो गया, पाँव टूट गया है, तो उसका इलाज भी होता है। अस्पताल, एक सरकारी अस्पताल छिंदवाड़ा में हुआ करता था और एक प्राइवेट अस्पताल जो नारदों में हुआ करता था। उनसे थोड़ा सा
मालिकों का टाई अप था, लेकिन वहाँ जो बाबू वर्ग के लोग होते थे वो प्राथमिकता पर वहाँ जाते थे, तो उनका इलाज होता था, क्योंकि वो सब लोग उसी परिवार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधित थे। मजदूरों के लिए ऐसा नहीं था। मजदूरों को खाने पीने से लेके, अपनी झोपड़ियाँ बनाने से लेके, वो जो कुछ भी उनको अपने जीवन के लिए करना होता था वो उन्हीं को करना होता था, और वो सारा का सारा संसार अभावों का संसार था। जी। हमने तो कोई बाजार देखा ही नहीं। वो आसपास जो हमारे यहाँ आदिवासी थे, एक तो गोंड थे, कोरकू थे, तो वो अपने खेतों में जो या जंगलों में जो कुछ उगाते थे अपने लिए, तो उनको भी थोड़ी से पैसे की ज़रूरत होती थी, तो वो त्वार का एक बाज़ार लगता था, तो उसमें अपने सारे सामान लेके आते थे। उसमें पत्तों से बनी हुई चीज़ें होती थी, दवाइयाँ होती थी, फल फूल होते थे, जंगली बेर है, और उस तरह से जितने भी प्रोड्यूस होते थे जंगल के, उनको लाकर बेचा करते थे। उसमें सीताफल यानी शरीफा होता था, आम होते थे, जामुन होती थी, चिरौंजी होती थी। तो उनको ज़रूरत होती थी नमक की, तो वो बेचते थे, पैसा मिलता था, उससे वो नमक और अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ें ख़रीदा करते थे। तो वो एक तरह से वस्तु विनिमय जैसी चीज़ थी। इधर आपने उनको ये दिया, उधर उन्होंने आपको वो दे दिया। तो ये बीच में जो दलाल किस्म के व्यापारी होते थे, वो उनका शोषण करते थे। तो वो जो ज़िंदगी थी, उस ज़िंदगी से हमने अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत सबक सीखे। तो मुझे लगा कि जो सबक हमने सीखे हैं, आने वाली पीढ़ियों को भी पता चले कि कैसी संस्कृति थी, कैसी सभ्यता थी, किस तरह से लोग स्ट्रगल से निकल के आए हैं। तो इस वजह से हमने सोचा, और उनके संघर्षों को भी एक आवाज़ मिले। हाँ, मतलब उस किताब में मेरी कहानी कम है, उन लोगों की कहानी ज़्यादा है। आपकी जो आत्मकथा है, जब से आँख खुली है, एक तरीके से वो, बल्कि पूरी तरह वो सतपुड़ा के इर्द गिर्द घूमती है। उसमें छिंदवाड़ा का जिक्र तो स्वाभाविक ही बहुत ज़्यादा है, भोपाल का भी जिक्र बहुत ज़्यादा है। एक बड़ी रोचक बात उस आत्मकथा में देखने को मिलती है, वो ये कि लगभग 20-22 वर्ष की आयु तक में वो आकर आत्मकथा आपकी समाप्त हो जाती है। 17 वर्ष की आयु तक। तो क्या उसके बाद का जीवन आपको महत्वपूर्ण नहीं लगा आत्मकथा में बताने के लिए, या फिर इसका कोई दूसरा भाग आने वाला है? इसका दूसरा भाग आएगा जी। अच्छा। दरअसल क्या है ना कि अगर आप देखोगे कि वो 17 साल की अगर आयु में ख़त्म हो रहा है जी, तो वो एक समय, और वो जो छिंदवाड़ा जिला है वो उसकी कहानी है। तो उस कहानी के साथ अगर आप कोई दूसरी कहानी जोड़ते तो पढ़ने वालों को थोड़ी सी इनकन्वीनियंट होती, क्योंकि वो ज़िंदगी वो थी, वो एकदम अलग थी, और ये जो ज़िंदगी थी वो एकदम अलग हो जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ से आपकी लाइफ के दूसरे स्ट्रगल शुरू होते हैं, आपको दूसरा समाज मिलता है ना जी। जहाँ जहाँ आपने नौकरी की, जहाँ जहाँ आप गए, तो वो जो एक विराट दृष्टिकोण बनता है। पहले तो स्थानीय दृष्टिकोण होता है जी। अब गांव में रहते हैं तो गांव की स्थानीयता है, गांव की स्थानीयता से, और अगर आप मतलब अपने जिला प्रदेश तक भी नहीं गए हैं, उसके बाहर निकले नहीं हैं, तो वो आपका जो संसार है वो थोड़ा सा सीमित होता है। जब आप बाहर निकलते हैं तो धीरे धीरे जो आपका चिंतन है वो फिर राष्ट्रीय होता है, मतलब पहले प्रादेशिक होता है, फिर राष्ट्रीय होता है, फिर अंतर्राष्ट्रीय होता है। तो वो जो जीवन है जो बाद का आया, वो उस तरह का जीवन नहीं था जी। तो एक बार आप नौकरी में जाते हैं तो थोड़ा सा बेहतर जीवन हो जाता है। तो उस बेहतर जीवन हो जाने की वजह से आपके स्ट्रगल दूसरी तरह के हो जाते हैं। तो उनका चरित्र और उनका अर्थ बदल जाता है, सामाजिक रूप से भी बदल जाता है। तो इसलिए दूसरा भाग मैंने स्वतंत्र रूप से उसके बाद शुरू किया है, कॉलेज के बाद से। जैसा आपने बताया कि जैसे ही जीवन आपका बेहतर होता है तो जीवन एक अलग तरह का हो जाता है। जिसने भी आपकी आत्मकथा पढ़ी है या जो भी आगे पढ़ेगा वो ये निश्चित तौर पर महसूस कर पाएगा या कर पाता है कि आपने गुड़ी अम्बाड़ा के यानी कोयलांचल के एक एक व्यक्ति को बड़े अपनेपन से जिया है। चूँकि अब आप
एक बड़े पद पर पहुंच गए हैं और एक तरीके से अलगाव हो गया है उस क्षेत्र से, क्या वो अपनापन आपके अंदर अभी भी है उस क्षेत्र के लिए? वो तो बहुत गहरे है, वो तो जाता नहीं है कभी। देखिए क्या है कि जहाँ से आपको अपना जीवन मिला, जी। जीवन की प्रारंभिक समझ मिली, प्रारंभिक संघर्ष मिला, और उसी समय तो आपको अपने बचपन के दोस्त मिलते हैं, उसी समय में वो समाज मिलता है, वो पहला समाज है जैसा भी मिला हो, वो मजदूरों का समाज है, आदिवासियों का समाज है, अल्पसंख्यकों का समाज है, उसी समय मिला। तो जो पहला समाज होता है जी। वो माँ की पहली लोरी की तरह होता है। वो लोरी कभी आप भूलते नहीं है, बिल्कुल। तो उसी तरह से वो जीवन नहीं भूलते आप। आपने अपने घर के जो पूजा का स्थान होता है या गांव में पूजा का स्थान होता है, वहाँ जो आप पहली प्रार्थना या पहली जो आरती सुनते हैं, वो जिंदगी भर आपके साथ चलती। क्यों? क्योंकि आपके संस्कार, आपकी स्मृति में बचपन की चीजें गहरे तक अंकित होती हैं और वो निकलती नहीं। जैसे आप अपनी माँ को नहीं भूल सकते, बिल्कुल। है ना, जैसे आप अपने गांव को नहीं भूल सकते, आप सतपुड़ा को नहीं भूल सकते। अब वो आदिवासी जिनके साथ आप रहे हैं या जिन दोस्तों के साथ आपने खदान में काम किया है, उसकी स्मृतियाँ तो बनी रहेंगी और उनसे एक संपर्क भी रहता है। जैसे अभी भी मेरे बहुत सारे लोगों से संपर्क है, अपने गांव के लोगों से। हम लोग आपस में, चूँकि मीडिया और टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हम कभी व्हाट्सएप पे बात करते रहते हैं, कभी फ़ोन पे बात करते रहते हैं, तो उसको रिवाइव करते रहते हैं। यार अब कैसा हो गया। जैसे मैं अभी परसों अवधेश जी पिछले हफ्ते गए थे मेरे बचपन के दोस्त से मिलने, तो वहाँ पर मेरा जो बचपन का दोस्त था फारूक, वो उसके घर गए, उसके साथ उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई। फारूक ने मेरे बारे में बात की, अवधेश जी ने बात की और उनको बहुत अच्छा लगा, तो फिर उन्होंने वो तुरंत फ़ोटो मुझे भेजा। अब मेरे बचपन के दोस्तों में अवधेश नहीं थे, उनकी उम्र कम थी, लेकिन चूंकि वो वहाँ के हैं इसलिए वो पूरे इलाके को जानते हैं। वो जानते हैं यार कि खदान का जीवन कैसा होता है, आदिवासियों का जीवन कैसा होता है। तो आपकी एक वाबस्तगी, आपका एक संबंध ऐसा बनता है। और हम तो अवधेश जी से काला पानी में मिले थे जब वो वहाँ नौकरी करते थे, तो वो एक साथ था। तो वहाँ के काला पानी के बहुत कठिन जीवन में अगर आपको कोई अपने गांव का आदमी मिल जाए तो आपको जीने की एक दिशा मिल जाती है। बिल्कुल। तो हम लोग आपस में बात करते थे। जब आपकी आत्मकथा को पढ़ते हैं तो बाकी बात तो स्पष्ट उसमें होती हैं, लेकिन जहाँ तक रंगों की बात है तो वो समझ में आती है कि जो सतपुड़ा के जो पक्षी हैं, रंग बिरंगे पक्षी, उनके गिरे हुए पंखों से रंगों का परिचय आपके अंदर हुआ। इस बारे में थोड़ा बताएं। अब हम जब तो जंगल में निकल जाते थे महुआर में, हमारा तो 5वीं तक का और उसके बाद 8वीं तक का जो स्कूल था वो सतपुड़ा जहाँ से शुरू होता है उसको हम महुआर कहते हैं, तो उसके पेड़ों के नीचे लगता था। तो जब पेड़ों के नीचे लगता था तो पक्षियों के जो पंख गिरते थे, तो बचपन में आदत होती है, कुछ लोग अपनी नोटबुक में या किताबों में फूल रखते हैं। वो जी आधुनिक और कस्बाई ज़िंदगी का मामला रहता है। हम लोग उसकी जगह पंख रखा करते थे। अच्छा। और फिर हम लोग जितने पंख होते थे, तो जो हमारा रिसेस का समय होता था या शाम को स्कूल से लौटने का समय होता था जी, या क्लास में अगर टीचर नहीं है, तो हम आपस में उन रंगों के बारे में बात करते थे। यार ये रंग कौन सा है, ये एकदम लाल नहीं है, ये थोड़ा सा कम लाल है, ये थोड़ा सा महरून है, ये सीधे सीधा गेरुआ जैसा लग रहा है। तो उस तरह से हम लोग आपस में रंगों की बात करते थे। यार बोले ये कोयले में जो हम लोग खाना बनाते हैं और उसकी आंच में भीतर से चूल्हा जैसा हो जाता है, ये कुछ वैसा रंग है, ये कुछ जले हुए स्टील का रंग है ना, ये राख के रंग के जैसा है। तो ये इस तरह से हम एग्जैक्ट उसका नामकरण नहीं कर पाते थे,
तो हम सब लोग कॉपी में लिखते थे। अच्छा। तो वो हमने लिख लिया, और फिर उसके बाद हमारे यहाँ एक मेहता माँ साहब थे जो पेंटिंग करते थे, तो हम उनके पास जाते थे, तो फिर वो बताया करते थे कि ये इस रंग को ये कहेंगे, इसको ये कहेंगे, तो वो भी हम लिख लेते थे। तो इस तरह वो पंखों से रंगों तक की एक यात्रा शुरू हुई। इस तरह परिचय शुरू हुआ रंगों से। उससे परिचय शुरू हुआ, फिर हम लोग खुद ही उस ज़माने में तो ये जो चारकोल होता था, जली हुई लकड़ी वाला, या तो उससे चित्र बनाते थे, या हमारे पास ज़्यादा पेंसिल होती थी। वाटर कलर भी बहुत बाद में जाके मिला। तो घर में जो पुताई वुताई होती थी, तो उसके रंगों से हम कॉपी पे चित्र वित्र बनाते थे। तो धीरे धीरे वो एक जो रंग देखे थे, वो रंग कागज़ पे कैसे आए, उसकी एक प्रक्रिया शुरू हुई। कुछ मेहता माँ साहब ने बनाया, कुछ देख के सीखा, और रेखांकन बहुत करते थे। अब जैसे वो पंख है, तो पंख को कॉपी पे रख लिया और पेंसिल से इसमें निशान बनाया, और जो पंखों में जो उनके बाल हैं, तो उसके बीच में से लाइन ऐसी डाली, तो वो पंख बन गया। अब उसमें सिर्फ रंग ही भरना बाकी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जो पत्ता एकदम सूख जाता है, और अगर वो पानी में पड़ा हो, उसको निकालो तो उसकी सारी लाइंस दिखाई देती हैं भीतर की, वो जाली की तरह होती है। तो उससे देख के आपको ये पता चलता है यार कि ये पत्ता तो रहा होगा हरा, अगर इसको निगेटिव रूप में देखो तो उसमें कितनी लाइन मिल रही। तो उससे आपको रेखाओं का ज्ञान होता था, यह रेखाएं, ऐसी रेखाएं खींची जानी चाहिए, तो उसको सामने रख लिया, और वो बारीक 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 रेखाएं आपने खींचने की कोशिश की। तो उस तरह से वो एक कला भी थी और एक विज्ञान भी था। हमने चर्चा की छिंदवाड़ा की, जहाँ पर आपका एक बहुत लंबा समय बीता। आपकी आत्मकथा में भोपाल का भी बहुत जिक्र है, और एक जगह तो आपने भोपाल को गर्दा जर्दा और पर्दा का शहर कहा है। यहाँ की तहजीब और यहाँ की जीवन पद्धति की बहुत प्रशंसा की है आपने। निश्चित तौर पर हमारे श्रोता इस बारे में सुनना चाहेंगे। दरअसल क्या है कि जब मैं भोपाल पढ़ने के लिए पहुँचा, तो मेरे लिए तो एकदम नई दुनिया थी। मैं अपने घर से पहली बार रोते हुए निकला था। तो आपको मालूम होगा, वहाँ पर उस ज़माने में एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी जिसको परासिया आमला पैसेंजर कहते थे। वो छिंदवाड़ा तक नहीं थी, तो उससे बैठ के आमला जाना, आमला से फिर दूसरी ट्रेन पकड़ना। वो पहली बार निकले थे, तो मतलब अजीब सा भय था, खो जाएंगे, कोई पहचान का नहीं है दूर दूर तक। तो जब भोपाल में उतरा तो उतने पैसे नहीं थे, तो रेलवे स्टेशन से मैंने रीजनल कॉलेज का पता किया, तो वहाँ तक पैदल आना था मुझे। उस ज़माने में बसेस भी बहुत कम चलती थी। तो मैं वहाँ से निकल के उस समय तलैया थाना होता था, फिर बुधवारा आया, मंगलवारा, और फिर उसके बाद ये कमला पार्क होता हुआ ऊपर चढ़ते हुए पॉलिटेक्निक ये जो है, इससे ऊपर की तरफ आया। तो जब मैं पुराने भोपाल में जब मैंने एंटर किया, भोपाल जो बुधवारा था, तो मुझे अभी तक याद है, मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा क्या समय हो गया भाई साहब, मैंने पूछा क्या टाइम हो गया भाई साहब, तो उसने कहा कि बहुत ख़राब टाइम चल रहा है मियाँ, आप तो पतली गली से निकल लो। तो ये मेरा पहला परिचय था भोपाल से, और मैं घबरा गया। मैंने कहा यार किस तरह से बात कर रहे हैं। फिर आगे आए तो एक मौलाना साहब मिले, फिर उनसे पूछा, तो फिर वो थोड़ा दूर तक आए और उन्होंने रास्ता बताया कि आप यहाँ से ऐसे जाइए। तो वहाँ से होता हुआ मैं रीजनल कॉलेज पहुँचा। रीजनल कॉलेज जहाँ से शुरू होता था, उसके बाहर एक और मुस्लिम चाचा थे, उनकी चाय की गुमटी थी, तो वो हम लोगों की जगह हुआ करती थी। तो वहाँ पर सिर्फ, अगर आपको याद हो, अभी भी मिलते हैं पुराने भोपाल में, मीठे से खजूर होते हैं जी, है ना, और चाय, ये दो चीज़ें वहाँ मिला करती थी। तो भोपाल का खान पान, भोपाल के लोग, भोपाल की भाषा, भोपाल की संस्कृति, तो वो फिर 1970 से 1974 तक वो हमको भोपाल में सारी चीज़ें मिली। हमको उर्दू नहीं आती थी, उर्दू हमको भोपाल ने दी। पटियों का साम्राज्य था उस ज़माने में, हर घर के सामने पटिये लगे रहते थे, और लोग रात में 12, 1, 2 बजे रात तक वहीं पर बैठते थे।
उसमें शायरी के पट्टे, हॉकी के पट्टिया, फुटबॉल का पट्टिया, राजनीति का पट्टिया। तो जैसे जैसे लोग होते थे वो वहाँ पर रात को बैठे रहते थे, और उसका कारण ये होता था कि छोटे घर थे और सब जॉइंट फैमिली में थे। तो जॉइंट फैमिली में सारे लोग एक साथ रहते थे तो संख्या ज़्यादा होती थी। तो वो लोग बाहर बैठे होते थे, तो वो खाना खाना हो या दूसरी तरह की जो ज़रूरियात है उसको एक एक करके जाते थे। वो गए, फिर दूसरा आया। तो इसलिए पट्टियों पर बैठने का एक कल्चर था। तो उसने बहुत बड़ी शिक्षा के अनौपचारिक केंद्र थे वो। तो हम लोग वहाँ जाके बैठ जाते थे, तो वो किस्से कहानी सुनते थे कि भोपाल शिकार के किस्से बहुत सुनाए जाते थे। एक से एक फेंकू लोग थे और अपनी कहानियाँ सुनाते थे कि हमारे अब्बा हुजूर तो ऐसे थे, 8 फुट के थे, और हमारे अब्बा हुजूर ने तो शेर मार लिया था। मतलब इस तरह के बहुत सारे किस्से वगैरह सुनाए जाते थे। तो वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। और कुछ काम नहीं था तो देर रात तक वहाँ बैठे रहते थे, और फिर आराम से जाते थे और कूद के, दरवाजे तो बंद हो जाते थे, कूद के अपने हॉस्टल में पहुँचते थे। और हॉस्टल में जो चौकीदार था, गार्ड था, उससे दोस्ती वोस्ती थी तो बता के जाते थे। तो धीरे धीरे भोपाल से उर्दू सीखी, भोपाल की संगीत की जो रवायत थी, ये ऑल इंडिया रेडियो हुआ करता था। और यहाँ पर हम 2 कार्यक्रम होते थे जिनमें हमको बुलाया जाता था। एक तो युवाणी कार्यक्रम था और एक क्षत्रिय कार्यक्रम था। रेडियो ब्रॉडकास्ट होता था 1:40 से 2 के बीच में। तो उसमें नरेंद्र, दीपक और दुष्यंत कुमार ये थे। अब जब आपको क्लासरूम का वातावरण बनाना है तो शिक्षक तो है, विद्यार्थी भी तो चाहिए ना। तो वो हम लोगों को बुलाया जाता था। तो हम लोग स्टूडियो में बैठते थे, वो हमको पढ़ाते थे, फिर उसका रिकॉर्डिंग होती थी, उसकी एडिटिंग होके उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता था। तो वहाँ से हमको पैसे मिलने शुरू हुए। तो वो बहुत बड़ा सहारा था। और हमने अपनी ज़िंदगी में देखा जितने भी लोग बेरोज़गार थे उनको रेडियो ने बहुत मदद की जी। कोई वार्ता लिख रहा है, कोई फीचर लिख रहा है, कोई ड्रामा लिख रहा है, उनको पैसे मिल रहे हैं। कई बड़े बड़े लोग, अभी मैं मोहन राकेश को पढ़ रहा था, उनकी डायरी, उसमें जिक्र आया कि वो लगातार रेडियो में जाते थे। रेडियो में जाने से उनको पैसा जो मिलता था उससे उनका बहुत सारा खर्चा चलता था। तो बड़े बड़े जितने राइटर्स हुए सब आते थे। रेडियो में जब काम किया तब जो सपना था वो इस रूप में पूरा हुआ कि सारे बड़े अदीबों को, कलाकारों को, साहित्यकारों को, नेताओं से मिलने का मौका मिला। निश्चित तौर पर जो बात निकल कर आई आपकी बातों से वो ये कि भोपाल ने और रेडियो ने बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्वों को पुष्पित और पल्लवित किया, जिसमें आप भी शामिल हैं। हाँ, पक्का। थोड़ा सा कवि जीवन पर अगर हम आए और उससे जानना चाहें तो ऐसा कहा जाता है कि माँ की जो पहली लोरी होती, जैसा भी आपने भी कहा, वो पहला परिचय होती है कविता से किसी भी व्यक्ति के लिए। बिल्कुल सही। क्या इसी तरीके से कविता आपके अंदर भी प्रविष्ट हुई? देखिए क्या है कि कविता के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। पहले छंद की कविताएं लिखी जाती थी, तो लोरी हमेशा छंद में होती है जी, है ना। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे लोकगीतों में, बहुत सारी प्रार्थनाओं में छंद तो होता है, लेकिन उसमें एक लंबी टेर होती है, यानी कि लय होती है। तो जब आप आधुनिक कविताओं में आते हैं, जब छंद से आप मुक्त होते हैं, तो छंद भले ही ना हो, लेकिन उसके भीतर जो लय होती थी जी, है ना। जैसे आप तो यहीं के नर्मदा किनारे का एक गीत है बम्बुलिया, है ना। तो उसमें एक लंबी टेर होती है, क्योंकि लोग सुबह सुबह निकलते हैं अपने खेतों के लिए, अपने काम धाम के लिए, तो उसको गाते हुए जाते हैं। उसी तरह वो कार्तिक वाला गीत है। तो स्त्रियाँ जाती हैं या जो लोग खेतों में काम करते हैं, तो एक आदमी यहाँ काम कर रहा है, एक आदमी खेत के दूसरी तरफ काम कर रहा है। तो अगर आपकी टेर लंबी नहीं होगी तो उसकी जो अनिध्वनि होती है वो उस तक पहुँचती है। अगर आप सीधा इतना बोल दोगे शुभम, तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन आप लंबा बोलेंगे शुभम, तो वो जो रिदम है, वो रिदम आपके शब्द में है, तो उसी तरह से वो वाक्य में आती है और उसी तरह से कविता में आती है।
तो लोरी तो आपका पहला उत्सव है ही, क्योंकि आपके कान में जो पहली धुन है वो माँ के लोरियों की होती है। और 3-4 साल तक जब तक आप लोरियाँ सुनते हैं तो आपको शब्द भी समझ में आते हैं, धुन भी समझ में आती है, छंद भी समझ में आता है, उसकी टेक भी समझ में आती है, सब कुछ समझ में आता है। तो एक जो मोटा स्वरूप है, जो उसको उस तरह से देखते हैं, तो वो पहली ही कविता है। फिर उसके बाद जब आप अपने पूजा घर में जाते हैं तो जो आरती होती है वहाँ आपको वो छंद और आपको वो कविता और आपको वो धुन मिलती है। तो इसी तरह से धीरे धीरे लोकगीतों में जाते हैं, और लोकगीतों से फिर आपका संसार बड़ा होता है, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो संस्कार के गीत हैं सबके गाने हैं। बिल्कुल। तो उस तरह से कविता आपके जहन में आती है अगर आपकी सेंसिटिविटी, आपकी जो संवेदनशीलता है उस तरह की हो। कार्यक्रम के अंत में आपसे जानना चाहेंगे, आप जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो खासकर छोटे शहर के लोग जो अपनी जन्मभूमि से दूर रह रहे हैं और लगभग अब दूर ही रहेंगे, तो जिज्ञासा स्वरूप, उनकी जिज्ञासा स्वरूप अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि अगर आपको आपकी जन्मभूमि में दोबारा रहने को मिले तो आप अपना जीवन किस तरह गुजारना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा जीवन होगा। मतलब पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारी नहीं होती तो मैं तो अपने गांव में ही रहना पसंद करता। लेकिन जब मैं अभी बात कर रहा था तो जहाँ से हमने अपना जीवन शुरू किया था, जिसको आप गुड़ी, पाला चौरी, अम्बाड़ा, नजरपुर, जमकुंडा, सुकरी, जामई, चांदामेटा, बड़कुई, यहाँ की सारी खदानें बंद हो चुकी। बिल्कुल। अब सारे लोग बेरोजगार हैं वहाँ। जो थोड़ी बहुत पेंशन वगैरह मिलती है वो उसी की वजह से वहाँ पर टिके हुए हैं। अब एक अकेली बड़ी जो खदान है वो पाथरखेड़ा में है। अब आप बताइए, सारी खदानें बंद हो गई तो जितने मजदूर किसी ज़माने में विस्थापित होकर आए थे या वहाँ पर परिवार बने, उनके पास कोई रोजगार नहीं। बिल्कुल। अब वो विस्थापित होकर शहरों की तरफ आ रहे हैं कि कहीं कोई काम मिल जाए, नौकरी मिल जाए। तो जो जीवन उस समय कठिन था अब उससे ज़्यादा कठिन हो गया है। तो अब अगर कोई जाके वहाँ रहे भी तो कैसे रहे? वो सतपुड़ा भी उजड़ गया। जितनी खदानें खुदी उतना सतपुड़ा कटा। जैसे हम लोग भोपाल में हैं वैसे अब लोग छिंदवाड़ा में जाके बस रहे हैं। वो इसलिए बस गए कि उनके पास जो कुछ भी था गांव का बेच दिया उन्होंने। निश्चित तौर पर मंडलोई सर, आपका आकाशवाणी परिवार, आपका अपना आकाशवाणी परिवार आपके प्रति बहुत अनुग्रहित है, क्योंकि आपसे इतनी सार्थक चर्चा आपकी आत्मकथा के बारे में हो पाई। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यह आत्मकथा और भी ज़्यादा चर्चित हो, और भी ज़्यादा लोग इसे पढ़ें, क्योंकि इस आत्मकथा में समाजशास्त्र भी है, इस आत्मकथा में अर्थशास्त्र भी है, इसमें विज्ञान भी है। आप आकाशवाणी स्टूडियोज आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम, तुम्हारा धन्यवाद और इसके साथ हमारे सारे सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद।